हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिषिता चक्रवर्ती। तो सब मेरे साथ आज देख रहे हो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वन शॉट क्लास 12। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले तो टेलीग्राम फॉलो करना है, क्योंकि टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा क्लास 11 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्लास 12 के मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोर, बायोलॉजी नोट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर, सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस दिस पार्ट। Okay, now applications of biotechnology. First thing we are going to study is agriculture. तो एग्रीकल्चर में क्या होता है? देखो, एग्रीकल्चर में केमिकल बेस्ड काम होता है। एक तो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उनके फादर भी हुआ करते थे, इंडियन फादर थे MS स्वामीनाथन, एंड जो वर्ल्ड के फादर थे वो थे NE बोरलॉग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई जिसमें कंपोस्टिंग हुआ, GMO एंड GMC का जिसमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए गए। यानी कि GMO का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में तब के दिनों में ऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रोडक्शन बढ़ा दी गई थी, यानी कि लाया गया था। ठीक है, नाउ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, इसमें उन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि क्रॉप शुड बी रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होना चाहिए, हाई मिनरल यूजेज शुड बी मच हायर, एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी शुड बी टॉप नॉच। यानी कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी शुड बी वेरी मच हाई, बिकॉज दिस वॉज अ प्रॉब्लम दैट एवरी टाइम देयर वॉज नॉट द सफिशियंट क्रॉप्स एंड दे वर नॉट एफिशियंट एवरी टाइम। सो दस टू मेक द एफिशिएंसी दे टोल्ड द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, जैसे कि विटामिन A राइस, ये सबसे अच्छा एंड बेस्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था, मतलब अच्छी न्यूट्रिशनल क्वालिटी राइस के एग्जाम्पल्स में इसे लिया गया था। ओके, नाउ GMO ने दो टाइप की एडिशन की बात की। एक तो था कि जीन एडिशन करने बोला उन्होंने, या तो जीन सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो डिफेक्टिव है या तो उससे सब्सट्रैक्ट कर दो, या तो डिफेक्टिव अगर है तो जीन्स ऐड करके उसको ज़्यादा मॉडिफाई कर दो। जीन एडिशन में न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट हुआ, यानी कि वो उन लोगों ने न्यूट्रिशनली उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल बना दिया। गोल्डन राइस हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज़ विटामिन A राइस, इट्स अ विटामिन A राइस। ओके, ना फॉरेन जीन आया, फॉरेन जीन यानी कि डैफोडिल आया, जो कि नार्सिसस भी बोल सकते हैं हम लोग। उसने क्या किया, बीटा कैरोटीन को राइस के अंदर घुसाना था, उसके लिए एक वेक्टर की ज़रूरत थी। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेमियस, दिस वॉज द वेक्टर विच वॉज यूज हेयर, एंड इट वॉज अ येलो कलर राइस, इसीलिए उसको गोल्डन राइस कहा गया। एंड इट हैड विटामिन A इनरिच्ड, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस के पीपल्स को ये खा के अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। नाउ सेकेंड वाज द फॉर्मेशन ऑफ हीरोडिन। हीरोडिन के लिए एनालिड हुआ करते थे वो लोग, तो वो लोग एंटी कोआगुलेंट हुआ करते थे। ओके, नाउ उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंथेटिक हीरोडिन जीन लिया, उन्हें ब्रासिया नेपस के साथ उन्होंने उसको घुसा दिया उसके अंदर, एंड वहाँ से एक्सट्रैक्शन करके उसका यूज़ करने लग गए। फिर आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि कॉटन, कॉर्न, टोमेटो, ये सब। नाउ व्हाट हैपेंड विद इंसेक्ट्स आते थे, जैसे कि बीटल्स, फिर फ्लाइज, मॉस्क्यूटो, दिस वाज द इंसेक्ट जो उनको हार्म पहुंचाते थे, यानी कि जो मटेरियल्स होते थे उन्हें हार्म पहुंचाते थे, सिंपल बात है। दैट इज द रीजन बैक्टीरिया लाया गया विच वॉज बैसिलस थोरिनजिलस। थोरिनजिलस बैक्टीरिया को हम लोग बीटी कॉटन भी यानी कि बीटी बोलते हैं हम लोग। बीटी ने क्या किया, देखो बीटी ने इंसेक्साइडल प्रोटीन को, यानी कि बीटी टॉक्सिन की प्रोडक्शन की इनएक्टिव तरीके से। अब क्या हुआ, जब इंसेक्ट ने उस मोमेंट पे वहाँ पे घुसने की कोशिश की तो अल्कलाइन पीएच क्या हुआ, बढ़ गया। अब प्रोटॉक्सिन का एक स्पेसिफिक मतलब है कि प्रोटॉक्सिन जब किसी के बॉडी में रहता है वो इनएक्टिव तरीके से रहता है, बट वेन एवर अ फॉरेन सब्सटेंस इज डिस्टर्बिंग दैट साइकिल देन इट गेट्स एक्टिवेट, क्योंकि अल्कलाइन पीएच हाई होने की वजह से protoxin is becoming activate and it activates the enzymes, and that is the reason solubilized crystalline form of bt toxin is formed and the insect starts dying। मतलब कि बैक्टीरिया खुद तो मर रहा है, उसके साथ इंसेक्ट को लेके मर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉक्सिन है, एंड प्रोटॉक्सिन कभी भी ना उसको जिंदा रहने देगी ना वायरस को जिंदा रहने देगी। सिंपल बात है कि वो अकेले नहीं मरेगा, वो वायरस को लेके मरेगा, यानी कि वो इंसेक्ट को लेके मरेगा। ना टॉक्सिन वो क्या करता है, स्टिक्स टू द एपिथेलियल
सेल्स, वो एपिथेलियल सेल से स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे छेद हो जाते हैं और पूरा बाहर का फ्लूइड अंदर आ जाता है एंड लास्ट ऑफ ऑल लाइसिस हो जाता है. ओके, नाउ बीटी टॉक्सिन जीन्स, जिसको हम लोग क्राइजीन बोलते हैं, रोना वाला जीन नहीं, क्राइजीन मीन्स that it was crystalline genes, that is the reason it was known as crygene. Now cry1AC is there and cry2AC is there, जिसको हम लोग कॉटन बॉल वॉर्म बोलते हैं, एंड इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता था ह्यूमंस के ऊपर. दिस वाज अ बिग इन्वेंशन, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने हमें एक रिजल्ट दिया कि वी कैन कीप पेस्ट फ्री क्रॉप्स. पेस्ट फ्री क्रॉप्स रखने का सबसे बेस्ट तरीका निकाला गया था बाय दिस इन्वेंशन. एंड क्राई AB प्रोटीन वॉज अ कॉर्न बोरर. ओके, नाउ जीन सब्सट्रैक्शन. जीन सब्सट्रैक्शन क्या है? एडिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. एडिशन में हम लोग पढ़ लिया कि एडिशन हो कैसे रहा है या हाउ वी विल यूज दैट. जीन सब्सट्रैक्शन, RNAi विच इज RNA इंटरफेरेंस. एंड्रू फायर एंड क्रेग मेलो ने इसे इन्वेंट किया था. फर्स्ट सीन इन द सेरोन हैबिटेट्स एंड एलिगेंस. यूकैरियोट्स के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करता था. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA था हमारे पास, विच इनहिबिट्स द ट्रांसमिशन ऑफ mRNA. DsRNA हमेशा ट्रांसलेशन करता है स्पेसिफिक mRNA का, बट इसमें दो चीज़ें करी गई. वन वॉज इन्फेक्शन बाय द RNA वायरस, अनदर वन वॉज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट वाई अ RNA इंटरमीडिएट. ठीक है, तो ट्रांसपोजोन्स हो जाता था. और टोबैको प्लांट्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूट्स को लिया. वहाँ पे मेलोडीगाइने इनकॉग्निटा था. ठीक है, जिसको हम लोग नेमेटोड्स भी बोलते हैं. मेलोडीगाइने इनकॉग्निटा. नाउ दिस वाज अ नेमेटोड. नाउ दिस नेमेटोड में क्या हो गया, रूट नॉट डिजीज आ गया. रूट नॉट डिजीज आने की वजह से नेमेटोड के अंदर जीनोम था, जीनोम ने mRNA बनाया, mRNA ने प्रोटीन बनाया, पर यहाँ पे मेलाइडीगाइनी को आना था और वहाँ पे उसको अपना RNA बनाना था. सो व्हेन मेलाइडीगाइनी केम हियर एंड इट वांटेड टू मेक इट्स ओन RNA, dsRNA यानी कि डबल स्ट्रैंडेड RNA mRNA का टुकड़े करके चला गया, एंड वो नेमेटोड स्पेसिफिक था. ठीक है, दैट इज द रीज़न क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी जर्म मटेरियल नहीं घुस पाया. दिस वॉज अ फेलियर फॉर देम. ओके, नाउ टोमेटो में जीन्स को प्लांट करने के लिए पॉलीगैलेक्ट यूरेनोस को यूज़ किया जाता था. पॉलीगैलेक्ट यूरेनोस ऐसा एक एंजाइम है जो टोमेटो को बहुत सॉफ्ट कर देता है, जिसके लिए क्या होता है, हम उसे सलाद में नहीं यूज़ कर पाते. वी यूज़ इट एज अ पेस्ट और वी यूज़ इट एज अ चटनी. तो हम लोग इस रीज़न के लिए यूज़ करते हैं. तो पॉलीगैलेक्ट यूरेनोस वॉज अ वेरी बैड थिंग विच यूज टू मेक द होल थिंग सॉफ्ट एंड राइपनिंग. सो RNAi की मदद से उन्होंने साइलेंसिंग कर दिया पॉलीगैलेक्टोस यूरेनोस का, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट रहा नहीं और सेल्फ लाइफ उसके अंदर बढ़ गई. वही अगर मेडिसिन की बात करें तो थेरापेटिक्स, जो कि मास मैन्युफैक्चर, सेफ एंड इफेक्टिव था, नो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ये सब नहीं थे उसके अंदर. रिकॉम्बिनेंट थेरापिटिन से हमें पता चला कि 30 अप्रूव्ड है और 12 उसके अंदर सोल्ड होते हैं. ठीक है, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन हमें मिला. जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन में डायबिटीज़ मेलिटस भी थे, जो कि पैंक्रियास में थे. ना बीटा सेल्स क्या होते थे, इंसुलिन्स में आते थे और वो डेफिशिएंसी क्रिएट करते थे. इंसुलिन्स जो कि कैटल्स और पिग्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता था. नाउ इंसुलिन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया. तो एली लिली बोल के एक कंपनी आई. देखो, अब इन कैटल्स की वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा था, कैटल्स एंड पिग्स की वजह से एलर्जी हो रहा था ना. एलर्जी को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर वी यूज टैबलेट्स, देन हमारे बॉडी के अंदर पेप्टाइड भी है और लाइपेज भी है. ये दोनों मिलके इस पूरे इंसुलिन को टुकड़ा कर देगा. ठीक है, वेदर वी आर यूजिंग इंजेक्शन. वाई? क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, ये मेरे स्टमक वाया नहीं जा रहा है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाया नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट मेरे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंसुलिन, अगर इंजेक्शन मैंने बना दिया उसका. तो इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया में एली लिली कंपनी आई 1983 में, जिन्होंने ह्यूमुलिन बनाया. ह्यूमुलिन बनाने के वक्त उन्होंने एक चीज़ हमें दिखाई कि अगर उनके पास दो बॉन्ड्स हैं तो उसको वो लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं. डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो लोग ज्वाइन कर रहे थे, जो इनएक्टिव माना जा रहा था. क्यों? क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा सी चेन था जो कि कोई ज़रूरत के लिए नहीं था. देयर वॉज ए एक्स्ट्रा सी चेन विच वॉज ऑफ नो यूज. ओके, देन दे व्हाट दे डिड वाज दे मेड बोथ ऑफ देम एंड दे मेड द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड मेड देम एक्टिव. उन्होंने सी चेन को रिमूव कर दिया. सी चेन को रिमूव करने के बाद उन्होंने इसी इंसुलिन को उन्होंने बेचा और
वो भी इंजेक्शन फॉर्म में बेचा। इससे क्या हुआ, डीएनए सीक्वेंस में उनके पास ए बी दोनों टाइप्स के मिक्स्ड कंपेनियंस आ गए एंड दैट वाज आल्सो सोल्ड इन द मार्केट इन अ गुड वे। ठीक है। जीन थेरेपी मतलब करेक्टिंग डिफेक्ट इन द जीन, यानी कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा यूज होता था। नाउ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी वाज नोटिस्ड हियर। तो हाइड्रेट में क्या हुआ, एडीए डेफिशिएंसी वाज देयर, एडिनोसिन डियामाइनस दिस वाज प्रेजेंट ओवर देयर। सो एडीए मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट करता था। ट्रीटमेंट के तौर पे उन्होंने यूज़ किया ईआरटी। ईआरटी मीन्स एंजाइम रेप्लिकेशन। ना अगर एंजाइम रेप्लिकेशन भी अगर किया गया तो एंजाइम रेप्लिकेशन जिसके ऊपर होगा, लेट मी से यू वन थिंग दैट ये जेनेटिक डिसऑर्डर का पहला वाला एक्सपेरिमेंट एक 4 साल की बच्ची के ऊपर हो रहा था जिसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स था। ठीक है। तब उन्होंने ट्रीटमेंट के वक्त ख्याल किया कि अगर उन्होंने एंजाइम रेप्लिकेशन कर दिया देन एंजाइम रेप्लिकेशन विल बी अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज एंजाइम रेप्लिकेशन इज अ टेम्पोररी थिंग, कुछ दिन बाद तो उसे फिर से हॉस्पिटल आके एंजाइम रेप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। सो दिस वाज अ टेम्पोररी सोल्यूशन विच वाज नॉट अप्रूव्ड। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एवरी टाइम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हर टाइम सक्सेसफुल नहीं होता है, दैट इज द रीजन दे कैंसल दिस वन ऑल्सो। जीन थेरेपी दे थॉट दे विल डू ओके, दे विल टेक आउट द लिम्फोसाइट, वो लिम्फोसाइट को बाहर निकाल देंगे, एडीए डेफिशिएंसी वाला जीन को रेगुलेट कर देंगे। पर ये भी तो टेम्पोररी है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इसका वैलिडिटी कब तक है, ज़्यादा तो वैलिडिटी ही नहीं है इसका। तो दैट वाज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। देन कम्स द परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर क्या था, जीन थेरेपी करेंगे पर एम्ब्रायनिक स्टेज में करेंगे, ताकि वो जब हो रहा है तभी टेस्टिंग कर लो कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हो गया उसका जेनेटिक डिसऑर्डर तो एम्ब्रायनिक स्टेज में उसके लिम्फोसाइट को निकालो, एडीए को घुसाओ, रेगुलेशन करो एंड शी विल बी कंप्लीटली फाइन। So this was the solution for the gene therapy they invented. Okay. Now molecular diagnosis क्या बोलता है, कन्वेंशनली तो यूरिन टेस्ट या सीरम टेस्ट करके हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, पर अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते। वी डायग्नोस आफ्टर द डिजीज हैज ऑकर्ड, उसके पहले हम लोग कभी भी डायग्नोसिस नहीं कर पाते, बाया यूरिन टेस्ट भी नहीं कर पाते और सीरम टेस्ट से भी नहीं कर पाते। सो अर्ली डायग्नोसिस के लिए उन्होंने निकाला कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, जैसे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर एंड एलाइजा। सो एलाइजा, व्हाट हैपेंस इन एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि यहाँ से अल्कलाइन फॉस्फेट जो वायरस को डिफेक्ट करता है, तो एलाइजा की मदद से बहुत अच्छे से हम लोग जान पाते हैं कि हमें इस डिजीज़ को होने के चांसेस है या नहीं, या हो गया है या नहीं। ठीक है। तो वो एलाइजा हमें हेल्प करता है। एलाइजा जनरली यूज़ होता है एचआईवी के लिए, मैंने ह्यूमन डिसऑर्डर्स में ये पढ़ाया था। ठीक है। ओके, अल्कलाइन फॉस्फेटेज डिटेक्टिंग वायरस, दिस यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज पीवाईक्यू 2004 में आ गया था। एलाइजा की एक प्रिंसिपल है कि वो एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शन को मेंटेन करके पूरा डायग्नोसिस करती है। ठीक है। पीसीआर हमें एचआईवी के केस में दिखा था, एचआईवी सस्पेक्ट्स को दिया जाता है जनरली, कैंसर पेशेंट्स को भी दिया जाता है म्यूटेशन के, जब कैंसर पेशेंट म्यूटेशन के वक्त उनकी चेकिंग होती है ना, बिकॉज अगर उनके अंदर कैंसर सेल्स रह गया और वो म्यूटेट करना स्टार्ट कर गए तो रेडियोलॉजी या इतना ज़्यादा केमोथेरेपी का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सो दैट इज़ द रीज़न कैंसर पेशेंट्स म्यूटेशन, इसको ध्यान रखने के लिए भी पीसीआर किया जाता था। एचआईवी सस्पेक्ट्स जो भी थे उनके लिए भी पीसीआर किया जाता था, और कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें भी पीसीआर यूज़ होता था ना। ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें प्रोब्स होते थे जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होते थे और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते थे, जनरली रेडियो एक्टिव होते थे, दे वर कॉम्प्लीमेंट्री टू द नॉर्मल जीन, एंड फोटोग्राफिक फिल्म भी होता था विच वॉज ओनली फॉर द स्क्रॉपेजेस। नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल डीएनए मैनिपुलेशन से बनता था, यानी कि उस एनिमल के अंदर जीन्स या तो ऐड कर दो या तो माइनस कर दो और फिर ऑब्जर्व करो कि उनके अंदर चेंजेस क्या क्या आ रही है। सो 95% वर ट्रांसजेनिक माइस। ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स चूहों के ऊपर किया जाता था, चूहों छोड़ के कोई और के ऊपर नहीं किया जाता था, देयर बॉडी वॉज रेजिस्टेंट टू टेक ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑल एनफ। ट्रांसजेनिक शिप हमारे पास एक था जो कि ट्रेसी हुआ करती थी, उसने क्या दिया था हमें, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, एंड वी हैव रेड इन ह्यूमन हेल्थ दैट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू क्योर एम्फाइसीमा। फिर हमें ट्रांसजेनिक काउ भी मिला जो कि रोजी था, एंड इट वॉज अल्फा लैक्टोजन एल्ब्यूमिन जो कि मिल्क बनाता था बट वेरी हाई क्वालिटी मिल्क,
That was not like a normal milk. That was a very high quality calcium enriched milk. Okay, this was the profit of transgenic animals. Now ethical issues आ गए. एथिकल इश्यूज का मतलब है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूव कमिटी बैठी जहाँ पे उन्होंने वैलिडिटी और सेफ्टी की बात की. ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है पेटेंट इशू. पेटेंट इशू मीन्स दैट बायो पेटेंट आ जाते हैं यहाँ पे. बायो पेटेंट का काम क्या है? पेटेंट का सिंपल काम होता है कि वेन एवर एनी वन इज डिस्कवरिंग एनीथिंग दैन ही और शी कैन टेक अ पेटेंट ऑफ इट. यानी कि दूसरा अगर कोई सेम चीज़ को प्रोडक्शन करता है तो उसे उस चीज़ की रॉयल्टी उसके इन्वेंटर को देनी पड़ेगी. सो इन्वेंटर को देने के लिए पेटेंट यूज किया जाता है. इन बायोलॉजी पेटेंट इज यूज इन अ हाई लेवल बिकॉज मेनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड एंड दैट इज द रीजन द पेटेंट सिस्टम इज यूज इन अ हाई लेवल. सो ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज हैज बीन ग्रांटेड द पेटेंट्स. यानी कि हमारे इंडिया से एक केस हुआ था बासमती राइस को लेके जहाँ पे 27 वेराइटीज ऑफ बासमती राइस इंडिया ने खुद बनाया था. पर 1997 पे एक अमेरिकन कंपनी आई और उस कंपनी ने आके हमें कहा कि बासमती पेटेंट हम ले लेंगे. उन्होंने क्या कहा कि बासमती पेटेंट को ले लेंगे और उसके बाद अगर किसी इजीली तो नहीं ले सकते ना. सो व्हाट दे डिड वाज दे क्रॉस्ड द बासमती विथ सेमी ड्राफ्ट वैरायटी. नाउ बासमती से सेमी ड्राफ्ट वैरायटी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो एक न्यू वेरिएंट बनता है और वो लोग चाहते थे कि उसी का पेटेंट लिया जाए क्योंकि वो बासमती तो रहेगा और वो एक न्यू वेरिएंट भी बन जाएगा. बट इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन बिकॉज बासमती वॉज देयर ओन इन्वेंशन. दे डिडंट वॉन्ट एनीवन टू गेट इनटू दैट इन्वेंशन. बायोपायरेसी एमएनसी द्वारा किया जाता है कि कभी कभी जब कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज होता है तो उस बायोलॉजिकल रिसोर्स को अगर किसी ने लीगल परमिशन एंड कंपनसेशन अमाउंट के साथ नहीं यूज किया तो उसे बायोपायरेसी कहा जाता है. यानी कि इफ यू वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यू हैव टू टेक द परमिशन, लीगल परमिशन एंड द कॉम्पनसेशन अमाउंट. इंडियन पार्लियामेंट ने उसके बाद डिसाइड किया कि मैं इंडियन पेटेंट ऑफ सेकेंड बिल बनाऊंगा जिसमें फॉरेन कंट्रीज के साथ बायोपायरेसी या पेटेंट को लेके उनकी बात होगी या वो लोग इस बारे में कंसल्टेंसी करेंगे. ठीक है. सो यस, डन. एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डन. So if you like the video then subscribe my channel and don't forget to collect the PDFs from the Telegram and also go and collect the PDFs. और भी बहुत अच्छे अच्छे lectures आने वाले हैं तो stay tuned.